अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको अक्टूबर का जो काइनेमेटिक्स का टेस्ट है ना, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इन केस किसी को कोई इशू हो तो वो ये देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू ये कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी v ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम। एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो। एक्सेलेरेशन ज़ीरो का मतलब ये वाला है जहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। तो यानी हमें डिस्टेंस जो निकालना है वो ये वाला निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये हमें एरिया निकालना है सिंपली। यहाँ पे है 20/20, दैट इज़ 400। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। The vehicle moving at 4 begins to accelerate at time t equal to 0. What is the vehicle's acceleration at time t equal to 3? अब 3 पे ना मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा 3 पे। जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो कोशिश करेंगे जितना हम बड़ा बना सकते हैं उसको बना लें, ताकि हमें, तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये है 0,2, और जो ये वाला पॉइंट है ये है 7,11, क्योंकि ये वाला नंबर 11 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ तो कितना आएगा? 11 - 2 डिवाइड बाय 7 - 0, इट इज़ 9/7, और 9/7 1.3 हो जाएगा। अब 1 तो हो नहीं सकता, तो मिलेगा 1. ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टोन इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। हमें पता है कि यहाँ से हम इसको थ्रो करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जब ये जाएगा ऊपर मूव करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन थ्रू आउट -9.81 होगा, और मुझे निकालना है डिस्टेंस यानी कि हाइट। तो वी कैन अप्लाई v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v² इज़ 0, u² इज़ 15 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज़ -9.81, और डिस्टेंस यानी कि हाइट हमको निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 225 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9.81 इज़ 11 पॉइंट समथिंग। तो आंसर इज़ बी। ठीक है, एक दफ़ा और देख लें। 15 का स्क्वायर 2 इंटू -9.1 इंटू एच, तो 225 डिवाइड बाई 9.6, यस, तो 11 पॉइंट समथिंग इसकी हाइट होगी। उसके बाद है बेटा, देखो, अ स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h above the ground. The ball hits the ground after time t. This is repeated for a number of different heights. The graph shows variation of h with t²। h और t² हमने ग्राफ पढ़ा था। जब भी इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू, फ्री फॉल के लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन ये होती है। इसमें क्योंकि u 0 है, ये पार्ट 0 हो जाएगा। डिस्टेंस की जगह हम h लिख सकते हैं, और हाफ a t²। तो अगर हम इसको कंपेयर करें कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वी कैन सी कि भाई इसमें जो y एक्सिस पे h है, x एक्सिस पे t² है, तो हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? तो हमारा जो ग्रेडियंट होगा ना, जिसको इन्होंने g लिया हुआ है, ग्रेडियंट इज़ g इज़ इक्वल्स टू हाफ a। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 2g के बराबर होगा, यानी कि आंसर होगा c। ठीक है बेटा, तो कभी भी h और t² का ग्राफ हो तो इसका जो ग्रेडियंट होता है वो हाफ एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी ग्रेडियंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। उसके बाद है नंबर 5, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि फ़र्स्ट 4 सेकेंड में मुझे इसका एरिया निकालना होगा कि ये एरिया कितना है। अब ये एरिया ऑफ ट्रपीजियम में, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 + 12 इंटू 4, इट इज़ 28 मीटर। तो आंसर होगा डी। तो बहुत आसान सवाल है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी और द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन वैक्यूम। देखो, वैक्यूम में जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, इसलिए आंसर इसका डी होगा। वेलोसिटी 9.81 बढ़ती जाएगी, क्योंकि वैक्यूम में ना, तो वैक्यूम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एयर होती तो आंसर सी होता।
ठीक है, एयर नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन हमें पता है कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट x। What is the displacement of the object from point x at time t equal to 0.8? यानी हमें बेसिकली जो ये निकालना है वो यहाँ तक निकालना है कि भाई यहाँ तक जो ये वाला, तो आपको ये पता है कि जो x एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है फॉरवर्ड, और x एक्सिस से जो नीचे वाला होता है ये होता है बैकवर्ड। यानी कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? बैकवर्ड डिस्टेंस। और ये वाला जो एरिया होगा ये कौन सा होगा? फॉरवर्ड डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एक्स से स्टार्ट हुआ, पहले लेफ़्ट पे गया है, उसके बाद राइट पे गया है। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि पहले एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, उसके बाद एरिया अबव एक्स एक्सिस है। तो इसमें अगर हम बैकवर्ड डिस्टेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये येलो वाला एरिया हाफ, इसकी बेस है 0.2, हाइट है इसकी 2, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0.2। तो हमको ये पता लग गया कि ये वाला है 0.2 मीटर। उसके बाद हम ये वाला एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा हाफ, इसकी बेस है 0.6 और इसकी हाइट है 6, ये हो जाएगा 1.8 मीटर। तो ये वाला हो जाएगा 1.8 मीटर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.6 आएगा। यानी हमें डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं कि स्टार्ट से लेके एंड तक क्या हुआ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने एंड किया है, तो ये कितना आएगा बेटा? 1.6 मीटर। ओके, उसके बाद ये सवाल है, दिस इज़ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम शोज 2 पैराशूटिस्ट x and y moving vertically downwards. The total mass of parachutist y and his parachute is twice the total mass of the parachute is x. y का मास डबल है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका मास अगर 20 kg है तो इसका मास 40 kg है। इससे हमको ये पता लगा कि इसका वेट अगर तकरीबन 200 न्यूटन है तो इसका जो वेट होगा वो 400 न्यूटन होगा। ओके, एट दिस मोमेंट द एयर रेजिस्टेंस ऑन पैराशूट इज़ y इज़ ट्वाइस। y पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो डबल है, यानी यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो डबल है, यानी जितनी यहाँ पे थी। तो अगर यहाँ पे x पे एयर रेजिस्टेंस, समझाने के लिए मैं नंबर ले रहा हूँ ताकि तुमको आसानी से समझ में आ जाए। x पे अगर एयर रेजिस्टेंस है 100 न्यूटन तो यहाँ पर होगी 200 न्यूटन, ये मतलब है समझाने का। तो अब आपसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ y कंपेयर्ड विद एक्सेलरेशन बताना है। तो अगर मैं x का एक्सेलरेशन निकालूँ x के लिए तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू ma, तो a हो जाएगा 5। और अगर मैं y को सॉल्व करूँ तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू ma, तो इसका भी जो a आ रहा है क्योंकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स डबल है, मास भी डबल है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी कितना आ रहा है? 5। तो पता लगा कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है इन फैक्ट से, जो फैक्ट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो आंसर जो होना चाहिए, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ y इज़ हाफ, गलत है ये। द एक्सेलरेशन ऑफ y इज़ सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके बेटा, तो ध्यान से देख लेना। A lead sphere is released from rest at point x, a long way above the surface of the planet. The sphere falls in vacuum. After 4 seconds, it has fallen through a vertical distance of 3 meter. यानी एक x से हमने ड्रॉप किया, इसने टाइम लिया है 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किया है 3 मीटर। ठीक है, it has fallen through a vertical distance of 3 meter. Assume acceleration of free fall is constant. अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने अब प्लैनेट लिखा है। अभी कौन सा प्लैनेट है तो डू नॉट अज्यूम कि ये अर्थ ही होगा। ठीक है, वी डोंट नो। हम इन नंबर से ये पता कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें पता है कि इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि हमने ड्रॉप किया है, तो s इज़ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। डिस्टेंस हो जाएगा इसका 3, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन a और t का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा आपके पास 3/16 8।
एक्सेलरेशन इसका इतना आ गया कि 4 सेकेंड्स में इसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एक्सेलरेशन इतना गया। अब आपको ये बता रहे हैं कि हाउ फार विल द स्फीयर हैव फॉलन फ्रॉम पॉइंट एक्स। अब दोबारा एक्स से ड्रॉप किया है और अब आपको टाइम दे रहा है 20 सेकेंड और एक्सेलरेशन तो वही है। तो एक्सेलरेशन हम कितना देंगे बेटा 3/8। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो अगेन वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो होगा इसका वो हमको नहीं पता है। इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होगी और हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा 3/8 और टाइम का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 200, 600 अपॉन 8, इट इज़ 300 अपॉन 4, इट इज़ 75 मीटर्स। तो आंसर होगा 75 मीटर्स। इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10। A football is dropped from the top of the 3-story building. It falls through air until it reaches the ground. What remains constant throughout? ये सवाल बहुत दफ़ा आ चुका है कि हमें पता है throughout the motion weight जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, the ball is thrown vertically downwards at 4 यानी कि इनिशियल स्पीड 4 है और हाइट है 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर इसकी हाइट है यानी कि डिस्टेंस है। With which speed does it hit the ground ignoring air resistance? ठीक है, जब हमें बता दिया है कि हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें निकालना ये है इनिशियल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड 4 है तो हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो v² इज़ अननोन, u² इज़ 4 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन इज़ 9.81 और डिस्टेंस इज़ 1.2। तो आंसर होगा ये। इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि बाद बच्चों ने कन्वर्ट नहीं किया, अरे उनका आंसर 49 या 40 आ रहा होगा तो उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया होगा। एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। एन एक्सपेरिमेंट इज़ डन टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो ऐसे अगर हम फ्री फॉल करते हैं तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो ज़ीरो हो जाता है फ्री फॉल में, इनिशियल स्पीड 0 होती है। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए और ए निकालने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम पता होगा, हाइट और टाइम पता होगा तो मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊँगा। उसके बाद बेटा देखो ये क्वेश्चन अगेन इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इन 2009 वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन बर्लिन, Usain Bolt won the 100 meter in a new world record time of 9.58. Bolt was so far in front of the other runners that he began to slow down and celebrate before end of the race. यानी एंड में ये स्लो हो गया था। The table shows his time for each successive 20 meter section of the race. Usain Bolt reaction time at the start of the race is 0.15 यानी 0.15 में उसने भागना शुरू किया। 0.15 सेकेंड इसका यानी कि यहाँ पे 0.15 जो है इसका रिएक्शन टाइम है। ये इसका क्या बेटा रिएक्शन टाइम, इतना टाइम लगा इसको रेस स्टार्ट करने में। तो इन सबको अगर हम टोटल करते हैं ना तो हमारा आंसर आता है 9.58। अच्छा देखो इसके अंदर आप ये नोटिस करो कि पहले 20 मीटर इसने ट्रैवल किए 2.74 सेकंड में क्योंकि शुरू में स्पीड कम होगी। फिर अगले 20 मीटर इसने ट्रैवल किए 1.75 जो बता रहा है इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई थी। फिर अगले 20 मीटर इसने पहले से भी कम टाइम में किया यानी स्पीड और बढ़ गई। फिर अगले 20 मीटर इसने ट्रैवल किया 1.61 में यानी इसकी मैक्स स्पीड थी, सबसे कम टाइम में कर लिया इसने। उसके बाद उसने सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को स्लो कर लिया क्योंकि इसका टाइम देखो पहले से बढ़ गया, 1.61 से 1.66 हो गया। यानी हमको ये देख के पता लग गया कि इसकी मैक्स स्पीड यहाँ पर होगी। अब ये कह रहे हैं कि विच टाइम वुड ही हैव अचीव्ड इफ़ हिज रिएक्शन टाइम ही हैड बीन इज़ 0.12। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसका रिएक्शन टाइम 0.12 हो जाए, कितना हो जाए 0.12 हो जाए, ठीक है। और पहले 20 मीटर and if he had not slowed down after reaching his max velocity यानी कि पहले 20 मीटर वही 2.74 में
अगले 20 मीटर 1.75 में, अगले 20 मीटर 1.67 में, अगले 20 मीटर 1.67 में। यहाँ इसकी आ गई मैक्स स्पीड। अब वो ये कह रहे हैं कि मैक्स स्पीड के बाद ये अपने आप को स्लो नहीं करेगा। इफ़ ही हैड नॉट स्लोड डाउन आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी इसने अपने आप को स्लो नहीं किया, यानी आखिरी के 20 मीटर भी 1.61 में किया। तो इन सबको ऐड करोगे तो 2.50 आएगा, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.50 होता अगर बोल्ट का रिएक्शन टाइम 0.15 की बजाय 0.12 होता। इसका रिएक्शन टाइम इसकी बजाय ये होता। दूसरा, ये स्लो नहीं होता, ये मैक्स स्पीड पर पहुंचने के बाद ये स्लो, यहाँ तो देखो स्लो हो गया था ना, तो स्लो नहीं होता तो उतने ही टाइम में करता, तो फिर ये 2.5 में कर लेता। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखो बेटा, ये एक सवाल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ प्लॉटेड। मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पे दो प्लॉट हैं, हमें दोनों की एक्स की और वाई की स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। मुझे दोनों की वेलोसिटी निकाल के सिंपली डिवाइड करना है, बहुत आसान सवाल है। तो ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है। एक हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो आएगा ये आएगा 31, 400। और जो अगर मैं यही वाला पॉइंट यहाँ ले लूँ तो ये आ जाएगा 31, और ये आ जाएगा आपके पास, ये 500 है, तो 560। तो अब अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालें ना एक्स का, अगर हम एक्स का ग्रेडियंट निकालें, एक्स की वेलोसिटी का अंदर एक्स का ग्रेडियंट कितना आएगा 400/31। बाकी तो 0 0 है ना दोनों वैल्यूज। और वाई का जो ग्रेडियंट आएगा वो कितना आएगा 560/31। तो 31 मैंने इसलिए लिया कि कैंसिल हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आंसर आएगा 400/560। 400/560 जो है वो 0.7 आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एरोप्लेन। अच्छा, आप इस सवाल में ना 14 में जैसे चाहो दोनों की वेलोसिटी निकाल लो, और मैंने इसलिए एक्स सेम ले लिया ताकि एक्स कैंसिल हो जाए। ग्रेडियंट जो होता है y/x होता है अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो तो, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो 0 0 होगा ना। पहले किसी भी तरह वेलोसिटी निकाल लो, दोनों की ग्रेडियंट निकाल के डिवाइड कर दो। क्वेश्चन 15 में हमें दिया हुआ है कि 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एरोप्लेन आर वेट, थ्रस्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल ड्रैग व्हेन द एरोप्लेन हैज़ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड। जब कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी तो आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स बराबर होगी, यानी T बराबर होगा D के। एंड असेंडिंग एट अ स्टेडी स्पीड। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। स्टेडी का मतलब एक्सेलरेशन 0 है। जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा ऊपर वाली फोर्स बराबर होगी नीचे वाली फोर्स से, तो इसलिए दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, डी आंसर होगा ना। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन 0 है। इसने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे लिखा है स्टेडी स्पीड, दोनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा बेटा, 4 सवाल रह गए। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 800 km/h ऑन एन आउटवर्ड फ्लाइट एंड 300 है, सॉरी ये जो है 300 है, 300 आउटवर्ड फ्लाइट एंड 400 ऑन रिटर्न फ्लाइट। ये याद होगा आपको, मैंने कराया था कि एवरेज स्पीड का अगर एवरेज लेना हो तो 2 टाइम प्रोडक्ट अपॉन सम से कर सकते हैं। वैसे इसके दूसरे तरीके भी बताए थे, नोट्स में देख लेना। तो 2 टाइम्स 300 × 400 डिवाइड बाई 700, तो आंसर आएगा इसका 343। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ट्रैवल द फर्स्ट, यानी कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स से वाई, वाई से जेड। फर्स्ट 90 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है कितनी स्पीड पे, 83 की स्पीड पे। तो फर्स्ट 90 किलोमीटर में इसको जो टाइम लगेगा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस है 90 और ये है 83। जब आप 90 को 83 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा 1.084। तो इसका मतलब अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, तो अब जो डिस्टेंस बचा है वो डिस्टेंस बचा है 110 किलोमीटर, और जो टाइम बचा है, टोटल टाइम 2 घंटे में कवर करना है, तो 2 - 1.084। तो हमारे पास जो टाइम बचा है अब वो कितना बचा है 0.916।
अब जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 110 किलोमीटर ट्रैवल करना है 0.916 में, तो आंसर आएगा इसका 120। तो आंसर आ रहा है इसका 120। किसी बच्चे ने अगर राउंड ऑफ किया है तो उसका 122 आ रहा होगा, आंसर फिलहाल इसका 120 है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन अ डायरेक्शन दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। ऐसा सिर्फ उसी वक्त होता है जब सर्कुलर मोशन हो कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होता है वो इसकी मोशन के साथ यानी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता लग गया कि ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। A skydiver falls from an aircraft that is moving horizontally. The vertical component of the velocity of the skydiver is v. The vertical component of the acceleration of the skydiver is a. इसका अच्छा देखो, जब एक एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, उससे किसी स्काई डाइवर ने जंप किया, तो ये बेसिकली हाफ प्रोजेक्टाइल बनेगा, ठीक है। ये हाफ प्रोजेक्टाइल का सवाल है। और हाफ प्रोजेक्टाइल में आपको उन्होंने ये बताया, वर्टिकल component of velocity of the skydiver is v. The vertical component of acceleration of the skydiver is a. Which row describe v and a during the first few seconds of the skydiver leaves the aircraft? हमें पता है इसकी जो स्पीड होगी एयर फ्रिक्शन की वजह से कम होती जाएगी और एयर ग्रेविटी की वजह से स्पीड जो इसकी बढ़ती जाएगी। हमें पता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है बढ़ती जाती है अनटिल कि ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाए। तो लेकिन पहले तो इंक्रीज़ होगी ना, 0 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 25 होगी, फिर 25 रहेगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाती है। लेकिन शुरू में तो फिलहाल फर्स्ट फ्यू सेकंड कह रहे हैं ना, तो फर्स्ट फ्यू सेकंड का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो होगा वो डिक्रीज़ और होगा, क्योंकि इस सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। हमें पता है कि वर्टिकल मोशन में एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम होती है, एक्सेलरेशन कम होता है, इसलिए राइट आंसर इज डी। द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग इट्स मोशन। ऑफन द एरिया अंडर दीज ग्राफ और द ग्रेडियंट आर यूज्ड। What would not give a value of the displacement, velocity and acceleration? हमें सबसे पहले ए ऑप्शन में दिखा हुआ है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें पता है इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी आ जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज़ नथिंग, तो इसलिए डी आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा देखो, साथ में आपको मैं स्ट्रक्चर्ड भी करा देता हूँ और यू कैन सी कि इसमें कितने मार्क्स ऐसे थे जो स्कोरिंग थे, जो बहुत इजीली स्कोर कर, जैसे ये डिस्टेंस मूव हमें पता है स्केलर होता है, स्पीड जो है वो स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शुरू में हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद कर्व है, शुरू में हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद कर्व है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे ग्रेडियंट 0 है, यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ रहा है और यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है और फिर वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो अब बहरहाल आपसे पूछ रहे हैं कि बाय रेफरेंस टू फिगर 2.2 एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी डिड्यूस दैट द बॉल इज़ इनिशियली एट रेस्ट। तो हम क्या कहेंगे कि ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल इनिशियली, सो ग्रेडियंट इज 0। और आप ये भी लिख देते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को जो है वो अज्यूम नहीं करना, आपको बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है और ग्रेडियंट 0 है क्योंकि इनिशियली ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। एयर रेजिस्टेंस इज़ नॉट नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होती तो वेलोसिटी बढ़ती ही रहती, यानी ग्राफ यूँ होता, उसके बाद ग्राफ थ्रू आउट कर्व ही रहता, स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं। तो ग्राफ आगे जाके स्ट्रेट लाइन हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट रीचेस, बॉल रीचेस
द बॉल रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, बॉल अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गई, या फिर ये कि बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यूज़ फिगर 2 पॉइंट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल एट टाइम 0.4 पे हमें बॉल की स्पीड निकालनी है। तो 0.4 पे मुझे यानी यहाँ पे 0.4 पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो जितना बड़ा बना सकते हो बना दो। ये है 0.2, और ये हो जाएगा आपके पास 1.2, ये जो वैल्यू है 2.567, 2.7। तो हमारे पास एक 1.2, 2.7 और 0.2 और 0। तो हमारे पास जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये आ रहा है 0.2 और 0, और दूसरा आ रहा है आपके पास 1.2 और 2.7। तो जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2.7 माइनस 0, 1.2 माइनस 0.2, तो 2.7 आ रहा है। इसके आंसर में रेंज होगी, और ज़ाहिर वो रेंज के अंदर अगर आपका आंसर आ रहा है तो दैट्स ओके। ऑन फिगर 2.2 sketch the graph to show how the variation with time t of the distance d moved by the ball for negligible errors। negligible errors में ग्राफ शुरू में थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होगा, उसके बाद थ्रू आउट कर्व होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं। तो ये ग्राफ देखिए मेरे नोट्स में ये ग्राफ बना हुआ है। इन केस अगर आपको याद हो कि आपने शुरू में ये बनाना है, उसके बाद ग्राफ आपने थ्रू आउट क्या बनाना है, कर्व बनाना है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन आपने इसमें जो है ना ग्राफ को स्ट्रेट नहीं करना और ना वर्टिकल करना है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर ग्राफ कैसा बनता, तो ज़ाहिर ग्राफ फिर थ्रू आउट कर्व ही बनता, स्पीड बढ़ती ही रहती, ठीक है बेटा। तो ये 11 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद रॉक ऑफ मास 7.5 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। द रॉक लीव्स द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल स्पीड 4 है। टाइम t इक्वल टू 0। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉक इज शोन। देखो रॉक की वेलोसिटी पहले 4 थी, फिर 0 हो गई वेलोसिटी, और फिर माइनस में 2.4 चली गई वेलोसिटी। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द रॉक अबव। देखो ये ना पहले आपको मैंने बताया कि जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस होता है ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड को। ये है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड डिस्टेंस कहलाता है जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला है, और जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला है ये कहलाता है बैकवर्ड। ये बैकवर्ड है कि भाई बैकवर्ड कितना टर्म, हमें दिख रहा है कि फॉरवर्ड ज़्यादा है और बैकवर्ड कम है, और बीच में वेलोसिटी 0। यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से लॉन्च किया यूँ, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, फिर वेलोसिटी 0 फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो है एंड हो गया ये ऐसा ग्राफ है। यानी पहले ऊपर गया है फिर नीचे गया है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ तो फॉरवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास एरिया अबव एक्स एक्सिस। एरिया अबव एक्स एक्सिस क्या होता है, फॉरवर्ड डिस्टेंस, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2.5 इंटू 4 जो हो जाएगा 5 मीटर। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये वाला जो है ना ये है 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद जब मैं नीचे वाला निकालूंगा ये होगा एरिया बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला एरिया होता है ये रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड डिस्टेंस को। तो बैकवर्ड डिस्टेंस आएगा हाफ, ये आ जाएगा 1.5 और 2.4 ये हो जाएगा 1.8 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8। तो इसका मतलब हमसे इन्होंने ये पूछा है कि हाइट कितनी है रॉक की जब ये एंड हुआ है 4 सेकंड के बाद, यानी ये वाली हाइट पूछी है आपसे अबव द ग्राउंड। तो ये हाइट जो होगी वो 5 में से हम 1.8 माइनस कर देंगे तो 3.2 आएगी। तो जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 5 माइनस 1.8 दैट इज़ 3.2, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें से ये पूछा है कि डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज बताना है। हमें पता है कि टाइम 0 पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी 4,
और टाइम 4 पे जो इसकी वेलोसिटी थी, टाइम 4 पे वो वेलोसिटी है माइनस में 2.4। तो टोटल जो चेंज आया है यू कैन सी वो आया है 6.4 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट गलत लिख दिया, मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि आप इस तरह से देखो बेटा कि जो वेलोसिटी थी ना इसकी वो थी 4 और अब हो गई है माइनस में 2.4। तो चेंज जो आया वो 6.4 का है। और उसके बाद आपको वेट निकालना है। वेट होता है mg, मास इसका कितना दिया हुआ है मैं 7.5 इंटू 9.81। देखो बहुत इजी स्कोर है ना ये कि हमें 9.81 इंटू 7.5 इज 73.6। इन प्रैक्टिस द प्लैनेट डज हैव एन एटमॉस्फेयर, यानी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। विस्कस फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स ये कह रहे हैं एयर फ्रिक्शन पर। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी इन द रिजल्टेंट फोर्स। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एज स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड जब बढ़ती है एयर फ्रिक्शन बढ़ती है, यानी विस्कस फोर्स है, इन्होंने यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स लिया हुआ है। तो विस्कस फोर्स इंक्रीजेस। विस्कस फोर्स जब इंक्रीज होती है वेट तो उतना ही होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाती है। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि व्हेन विस्कस फोर्स बिकम्स इक्वल टू, विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते becomes equal to weight, then resultant force becomes 0. ठीक है बेटा। तो आप देखो कि इसके अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि कितने मार्क्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली स्कोर करने वाले थे। एक ये है 2 मार्क, ये 3 मार्क, जिससे वेलोसिटी का चेंज बताना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपके सामने कि 3 और 1 4, जो बिल्कुल ही फारिग बच्चा हो ना वो भी ये मार्क्स स्कोर कर सकता है, 4 नंबर ये, ठीक है। उसके बाद ये कि हमें ये निकालना है टेंजेंट ड्रॉ करके। चलो मैं ये मान लेता हूँ ये बहुत इजी मार्क्स हैं, ठीक है, 7 मार्क्स। बाकी जो ये वाला सवाल है पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसी तरह से ये वाला सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ नंबर चेंज किए हैं, ठीक है। और तो इसलिए इसके अंदर जो है ना, अगर ये 40 मार्क का 37 मार्क का पेपर था तो इसमें से तकरीबन कोई 15-16 मार्क तो ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, यानी जिसमें कुछ सोचने वाला काम ही नहीं था। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें कम मार्क्स ले रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि या तो वो पैनिक हो गया एग्ज़ाम में, या वो उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, उसने बिल्कुल भी नोट्स नहीं पढ़े। जैसे ये है कि हमें पता है वेट चेंज नहीं होता ना, बहुत ईजी स्कोरिंग ये है। यहाँ पर भी सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में करना था, बाकी ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है। चले बेटा इंशाल्लाह आप लोग ये पेपर देखें और अपने आप को